संध्या, जरा सुनना, आज मुझे शहर जाना ही पड़ेगा। वो जो आड़ती है ना, उसने अनाज के पैसे रोक रखे हैं। अगर आज नहीं गया तो हमारी आरुषि की स्कूल की आगे की फीस और घर का राशन रुक जाएगा। फसल तो अच्छी हुई है, बस सही दाम मिल जाए। राघव, मेरा मन आज कुछ ठीक नहीं है। जरा देखो तो पूरब की तरफ कैसे काले बादल घिर रहे हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि आज शहर वाले रास्ते पर भारी तूफान आने वाला है। क्या ये काम कल नहीं हो सकता? एक दिन में क्या बदल जाएगा? अरे पगली, तू तो जरा सी बात पर डर जाती है। किसान का जीवन तो इन बादलों और खेतों के बीच ही कटता है। तूफान आने से पहले तो मैं शहर पहुंच भी जाऊंगा। आरुषि बेटा, इधर आओ, अपने बापू के पास। बापू, आप शहर जा रहे हो? मेरे लिए वो रंगीन पेंसिलों का डिब्बा जरूर लाना जो शहर की बड़ी दुकान पर मिलता है। मेरी सहेली मुन्नी के पास भी है। जरूर लाऊंगा मेरी गुड़िया, तू बस मन लगा के पढ़ाई कर। संध्या, मैं शाम ढलने से पहले लौट आऊंगा। अपना और आरुषि का ख्याल रखना। शाम बीत गई, रात हो गई। शहर से आने वाली आखिरी बस भी आ चुकी थी, पर राघव अभी भी नहीं आया। संध्या का मन बहुत अशांत था। तभी अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। संध्या दौड़कर दरवाजा खोलती है। बाहर गांव का सरपंच और 2 अन्य किसान खड़े हैं। सरपंच जी, आप लोग इस तूफान में क्या राघव मिल गए? क्या वो गांव आ गए हैं? बोलिए ना, आप सब चुप क्यों हैं? संध्या बेटी, खुद को संभालो, बहुत अनर्थ हो गया। शहर से जो बस और कुछ गाड़ियां गांव की तरफ आ रही थीं, वो पहाड़ी मोड़ के पास गहरी खाई में गिर गईं। नदी का बहाव इतना तेज था कि सब बह गया। हाँ संध्या भाभी, पुलिस और सरकारी लोग कह रहे थे कि उस हादसे में 3 लोग जो उस गाड़ी में थे, उनमें से कोई नहीं बचा। राघव भैया की साइकिल भी उसी खाई के पास मिली है। कोई नहीं बचा संध्या, कोई नहीं बचा। नहीं, ये झूठ है। मेरे राघव मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो शाम को लौट आएंगे। वो आरुषि के लिए पेंसिलें ला रहे हैं। आप लोग झूठ बोल रहे हैं। हटिए मेरे रास्ते से, मैं खुद ढूंढूंगी उन्हें। संध्या घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, चाहे आंसू कितने ही गहरे क्यों न हो। 2 साल बीत गए, राघव का शव कभी नहीं मिला और गांव के नियमों और फैली हुई खबरों के मुताबिक संध्या ने खुद को अभागन मान लिया। उसने रंगीन कपड़े छोड़ दिए, उसकी मांग का सिंदूर मिट गया और वो सफेद साड़ी में एक जिंदा लाश बन गई। लेकिन उसकी जीने की इकलौती उम्मीद उसकी बेटी आरुषि थी, जो अपने बापू के जाने के बाद समय से पहले बड़ी हो गई थी। माँ जरा देखो तो सही, स्कूल के मास्टर जी ने क्या दिया है। मैं पूरे तालुका ब्लॉक में पहले नंबर पर आई हूँ माँ। आरुषि, मेरी बच्ची, मुझे पता था तू एक दिन अपने बापू का नाम जरूर ऊंचा करेगी। काश वो आज अपनी आंखों से ये देख पाते। माँ, मास्टर जी ने कहा है कि अगले हफ्ते बगल के बड़े गांव रामपुर में एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता है, जहां शहर के बड़े अफसर आ रहे हैं। मुझे वहां जाकर अपनी कला और पढ़ाई का प्रदर्शन करना है। क्या आप मेरे साथ चलोगी माँ? हाँ मेरी बच्ची, मैं चलूंगी। तेरी इस कामयाबी के लिए मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती हूँ। हम दोनों रामपुर जरूर जाएंगे। रामपुर गांव में उत्सव का माहौल था। चारों तरफ बच्चों की हंसी और ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। संध्या अपनी बेटी के साथ उस भीड़ में चल रही थी। आरुषि के दिल में प्रतियोगिता को लेकर उत्साह था, लेकिन संध्या के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई पुरानी याद, कोई दबा हुआ सच उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। माँ देखो ना, वो छोटा बच्चा कितना प्यारा है। वो गुब्बारे के लिए कैसे रो रहा है। चलो ना, जरा पास से देखते हैं। चलो बेटा, लेकिन जल्दी करो, तुम्हारी प्रतियोगिता का समय होने वाला है। हमें स्कूल के अंदर पहुंचना है। जैसे ही संध्या और आरुषि उस परिवार के पास पहुंचती हैं, वो पुरुष बच्चे को गोद में उठाने के लिए मुड़ता है। उसका चेहरा साफ दिखाई देता है। वो कोई और नहीं
बल्कि राघव है। उसके पास एक बच्चा है और बगल में एक शालीन महिला खड़ी है। जब मरा हुआ इंसान आंखों के सामने जिंदा खड़ा हो जाए तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। संध्या की आंखें फटी की फटी रह गईं, जिसे वो 2 साल से मृत मानकर छाती में पत्थर रखे जी रही थी। वो किसी और की दुनिया का हिस्सा बन चुका था। जब संध्या का सामना राघव और उसकी नई पत्नी से हुआ तो वक्त जैसे ठहर गया। राघव, तुम जिंदा हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम 2 साल तक कहाँ थे? देखो, मैं तुम्हारी संध्या हूँ और ये हमारी आरुषि है। तुम हमें छोड़कर इस औरत के साथ क्यों रह रहे हो? अरे मैडम, आप कौन हैं? आप मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हैं? मेरा नाम राघव नहीं, आनंद है। मैं आपको नहीं जानता। देखिए बहन जी, आप कौन हैं और मेरे पति पर ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? ये आनंद जी हैं, मेरे पति। झूठ, ये झूठ है। ये मेरा राघव है। राघव, तुम्हारे इस दाहिने हाथ पर देखो। हमारे विवाह के समय जो चोट लगी थी उसका निशान आज भी है। तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? कह रही है, क्या आप सच कह रही हैं? 2 साल पहले शहर के हाईवे पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। मैं शहर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। मुझे ये अधमरी हालत में मिले थे। इनके सिर पर गहरी चोट थी और ये अपनी याददाश्त पूरी तरह खो चुके थे। मेरे पिताजी वैद्य थे, उन्होंने इनका इलाज किया। जब इनकी याददाश्त नहीं लौटी और इनका कोई ठिकाना नहीं मिला तो पिताजी ने हम दोनों का विवाह करा दिया। 1 साल पहले मेरे पिताजी शांत हो गए, तब से हम यहीं रहते हैं। ये हमारा बेटा है। रामपुर मेले की उस झकझोर देने वाली मुलाकात के बाद संध्या राघव और भारती को अपने साथ अपने गांव ले आई। वो जानती थी कि राघव झूठ नहीं बोल रहा है और भारती ने भी कोई धोखा नहीं किया। तीनों के दिल में अजीब सी कश्मकश थी। संध्या राघव को उसको पुराने कपड़े पहनने को देती है। राघव, जरा इस तस्वीर को देखो। ये हमारी शादी के ठीक 1 साल बाद की फोटो है, जब गांव के मेले में तुमने मेरे लिए ये लाल चुनरी खरीदी थी। और ये देखो, ये तुम्हारी वो पुरानी डायरी है जिसमें तुम हर महीने के खेत के खर्च का हिसाब रखते थे। क्या तुम्हें इस कमरे का एक भी कोना याद नहीं आ रहा? संध्या, मुझे धुंधला धुंधला सा कुछ महसूस हो रहा है, जैसे मैंने ये कमरा पहले कभी देखा है। पर जब मैं जोर लगाता हूँ तो मेरे सिर में असहनीय दर्द होने लगता है। मुझे भारती का चेहरा याद आता है, उसका गांव याद आता है। मैं खुद को 2 हिस्सों में बटा हुआ महसूस कर रहा हूँ। दीदी, आप सच कह रही थी। आनंद जी यानी राघव जी के पीठ पर जो वो पुराना तिल है वो इस तस्वीर में भी साफ दिख रहा है। मुझे अब कोई शक नहीं है कि ये आपके ही राघव हैं। मेरी किस्मत ने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। मैंने जिस इंसान को अपनी दुनिया माना वो किसी और का सुहाग है। भारती, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो मेरे राघव को नई जिंदगी दी है। अगर तुम उस दिन हाईवे पर ना होती तो शायद आज राघव इस दुनिया में ही ना होते। लेकिन अब सवाल ये है कि हम इस मोड़ पर करें तो क्या करें? फैसला लेना आसान नहीं था। न तो संध्या राघव को छोड़ सकती थी जिससे उसने सालों बेइंतहा मोहब्बत की थी, और न ही भारती उस इंसान को बेसहारा कर सकती थी जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे और जिसका बच्चा उसकी गोद में था। समाज क्या कहेगा, इस डर को पीछे छोड़कर तीनों ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया। जब तक राघव की याददाश्त पूरी तरह नहीं लौट आती और कोई सही रास्ता नहीं मिलता, वे तीनों इसी गांव के घर में साथ रहेंगे। और यहीं से शुरू हुआ 2 अजनबी औरतों का एक ही छत के नीचे साथ रहने का सफर। दीदी, लाइए चाय का पानी मैं रख देती हूँ। आप सुबह से दौड़ दौड़ कर थक गई होंगे। वैसे आरुषि सचमुच बहुत समझदार बच्ची है। देखिए कैसे मेरे चीकू को बिल्कुल अपने सगे छोटे भाई की तरह संभाल रही है। अरे भारती, आरुषि हमेशा से एक छोटा भाई या बहन चाहती थी। आज चीकू को पाकर वो बहुत खुश है। और तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे तो सालों से इस घर में अकेले काम करने की आदत हो गई थी। आज तुम साथ हो तो हाथ पंट गया है, वरना ये अकेलापन मुझे खाए जा रहा था। दीदी, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि भगवान का न्याय भी कितना अजीब है। उन्होंने हम दोनों को एक ही इंसान से बांध दिया, लेकिन हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत की जगह ये दर्द भर दिया। मैं जब भी आपको देखती हूँ
मेरा दिल कचोटता है कि अनजाने में ही सही मैंने आपका हक छीना था। ऐसा मत कहो भारती, ये तो समय का फेर था। तुमने राघव की सेवा की जब वो लाचार थे। अगर आज हम दोनों आपस में लड़ने लगेंगी तो राघव अंदर से मर जाएंगे। उनका स्वभाव बहुत कोमल है, वो ये तनाव झेल नहीं पाएंगे। हमें मिलकर इस घर को संभालना होगा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। गांव के लोग शुरुआत में तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन संध्या और भारती के निश्चल और शांत स्वभाव ने धीरे धीरे सबकी जुबान बंद कर दी। दोनों औरतें अब सिर्फ एक पति की दो पत्नियां नहीं थीं, बल्कि वो एक दूसरे की सबसे अच्छी सहेलियां बन चुकी थीं। वे अपने जीवन के सबसे गहरे सुख दुख एक दूसरे से बांटने लगी थीं। दीदी, आपने ध्यान दिया, आजकल आनंद जी, मेरा मतलब है राघव जी, पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगे हैं। जब से वो इस गांव में आए हैं, उनके चेहरे का वो खालीपन धीरे धीरे कम हो रहा है। कल रात वो मुझसे कह रहे थे कि उन्हें खेतों की तरफ जाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ भारती, मैंने भी देखा, राघव को हमेशा से अपनी मिट्टी से बहुत प्यार था। शहर तो वो सिर्फ मजबूरी में गए थे। अच्छा भारती, एक बात बता, जब वो शहर में तुम्हारे साथ थे तो क्या कभी नींद में मीरा या इस गांव का नाम लेते थे? सच कहूँ दीदी, तो वो अक्सर नींद में चौंक कर उठ जाते थे और कहते थे कि कोई उन्हें पुकार रहा है, जल्दी लौटना, कोई इंतजार कर रही है। मैं तब समझ नहीं पाती थी, पर अब जानती हूँ कि वो आपकी ही आवाज थी जो उनके अचेतन मन में गूंजती रहती थी। राघव जी किस्मत वाले हैं दीदी, जिन्हें आप जैसा निस्वार्थ प्यार मिला। और मैं किस्मत वाली हूँ भारती, जो मुझे इस मुश्किल घड़ी में तुम जैसी समझदार और प्यारी सहेली मिली। अगर तुम्हारी जगह कोई और औरत होती तो शायद ये घर आज महाभारत का रण क्षेत्र बन चुका होता। तीज का त्योहार आया, लेकिन इस बार आंगन में खुशियां अलग रूप में आई थीं। संध्या और भारती दोनों ने मिलकर तय किया कि वे इस त्योहार को पूरे रीति रिवाज से मनाएंगी। दीदी देखो, आज आप कितनी सुंदर लग रही हैं। 2 साल बाद आपके चेहरे पर ये लाली लौटी है। आज राघव जी आपको देखते ही रह जाएंगे। धत तेरी की भारती, तू बिना बस मेरा मजाक उड़ाती रहती है। जरा खुद को तो देख, हरी साड़ी में तो बिल्कुल सावन की परी लग रही है। अच्छा सुन, आज पूजा की थाली तू ही उठाना। राघव के जीवन की रक्षा तुमने की है, इसलिए पहला हक तुम्हारा है। नहीं दीदी, ऐसा कभी मत कहना। पहला हक हमेशा आपका ही रहेगा। आपने मुझे और मेरे बच्चे को इस घर में जो मान सम्मान दिया है, उसके बाद मेरे मन में कोई लालच नहीं बचा। हम दोनों मिलकर राघव जी की लंबी उम्र की दुआ करेंगे। हम दोनों की किस्मत अब एक दूसरे से जुड़ चुकी है। राघव दरवाजे पर आकर खड़ा होता है। दोनों को साथ में सजते संवरते और हंसते देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप खड़ा रहता है ताकि उनकी इस खूबसूरत बातचीत में खलल न पड़े। तीज का त्योहार तो हंसी खुशी बीत गया, लेकिन रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो जाती थी, तब भविष्य की चिंता इन दोनों सहेलियों के दिलों में दोबारा सिर उठाने लगती थी। आखिर कब तक ये जिंदगी ऐसे ही चलेगी? समाज के नियम, बच्चों का भविष्य और राघव की अधूरी याददाश्त, ये सब ऐसे सवाल थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। भारती, कभी कभी मुझे डर लगता है। आज तो हम दोनों सहेलियां बनकर साथ रह रही हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे, वो समाज के तानों का सामना कैसे करेंगे? लोग आरुषि और चीकू से अजीब अजीब सवाल पूछेंगे। दीदी, डर तो मुझे भी लगता है। अगर कल को आनंद जी की याददाश्त पूरी तरह वापस आ गई और उन्होंने मुझसे ज्यादा आपके साथ समय बिताना शुरू कर दिया, या फिर वो सब कुछ भूलकर फिर से परेशान रहने लगे, तो क्या होगा? पर फिर मैं सोचती हूँ कि जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, हम हर तूफान का सामना कर लेंगे। हाँ भारती, तुमने सही कहा। किस्मत ने हमारे साथ जो खेल खेलना था खेल लिया, लेकिन उसने हमें एक दूसरे का सहारा भी बना दिया। अब जो भी फैसला होगा, हम तीनों मिलकर करेंगे। चलो अब नीचे चलते हैं। बच्चे सो गए होंगे और राघव भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। समय अपनी गति से चलता रहा। चंदनपुर गांव के खेतों में धान की फसल पककर तैयार हो चुकी थी। राघव, जिसे खेती किसानी से पुराना लगाव था,
अब अपनी यादों के धुंधलके से निकलकर खेतों में जी जान से जुट गया था। संध्या और भारती दोनों मिलकर रोज दोपहर का खाना लेकर खेतों में आती थी। गांव वाले जब इन तीनों को साथ देखते तो शुरुआत की कानाफूसी अब सम्मान में बदल चुकी थी। इन दोनों औरतों ने ईर्ष्या की हर दीवार को ढहाकर एक नया इतिहास लिख दिया था। संध्या, भारती, सच कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूं। जब शहर में मेरी याददाश्त खोई थी तो मुझे लगता था कि मेरा इस दुनिया में कोई वजूद ही नहीं है, लेकिन आज मेरे पास एक नहीं बल्कि दो देवियां हैं जिन्होंने मुझे संभाल रखा है। अब ज्यादा तारीफ मत करो राघव, चुपचाप खाना खाओ। वैसे आज भारती ने तुम्हारे लिए खास तौर पर बाजरे की रोटी बनाई है, क्योंकि इसे पता चल गया है कि तुम्हें ये बहुत पसंद है। और दीदी ने वो लहसुन की चटनी बनाई है जिसके बिना आपका खाना पूरा नहीं होता। राघव जी, हम दोनों तो बस यही चाहती हैं कि आपके चेहरे की ये मुस्कान कभी कम ना हो, चाहे जिंदगी हमें किसी भी रास्ते पर ले जाए। हम तीनों का ये साथ कभी ना छूटे। मैं भगवान से रोज यही मांगता हूँ कि अगर कभी मेरी पूरी याददाश्त वापस आ भी जाए तब भी मेरा ये परिवार ऐसा ही रहे। तुम दोनों ने मुझे जो प्यार दिया है उसका कर्ज मैं 7 जन्मों में भी नहीं उतार पाऊंगा। लेकिन समाज की आंखें हमेशा इतनी उदार नहीं होती। भले ही घर के अंदर शांति थी, लेकिन घर के बाहर आज भी कुछ रूढ़िवादी लोग इस रिश्ते को एक गुनाह की तरह देखते थे। संध्या और भारती के सामने सबसे बड़ी चुनौती बच्चों का भविष्य था, क्योंकि गांव के कुछ बच्चे अब आरुषि को स्कूल में चिढ़ाने लगे थे। लो, आ गईं चंदनपुर की अनोखी सहेलियां। एक ही मर्द को बांटकर ऐसे घूमती हैं जैसे कोई बड़ा तीर मार लिया हो। समाज का धर्म कर्म तो सब भ्रष्ट कर दिया इन लोगों ने। हाँ, कल मेरी मुन्नी बता रही थी कि मास्टर जी स्कूल में कह रहे थे कि आरुषि के बापू के कागजात में किसका नाम लिखा जाएगा, पहली पत्नी का या दूसरी का। बच्चे तो आपस में बातें बना रहे हैं। तरस आता है उन मासूम बच्चों पर। भारती, रुको, इन लोगों के मुंह मत लगो, इनकी सोच छोटी है। दीदी, मुझे अपने लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये लोग हमारी आरुषि और मेरे मासूम चीकू पर उंगली उठाते हैं तो मेरा कलेजा फट जाता है। क्या हमारा ये साथ सचमुच इन बच्चों की जिंदगी में अंधेरा भर देगा? नहीं भारती, हम अपने बच्चों को इतनी मजबूत परवरिश देंगे कि समाज का कोई भी ताना उनका हौसला न तोड़ सके। जब तक हम दोनों एक हैं, हमारे बच्चों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो घर चलें। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, राघव के व्यवहार में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी थी। उसके दिमाग में अतीत की कुछ ऐसी धुंधली यादें दस्तक दे रही थीं, जो उसे डराती थीं। वो गाड़ी, वो चीखें, पानी का तेज बहाव, कोई मुझे बचाओ। भारती, संध्या, मेरा सिर फटा जा रहा है। राघव, शांत हो जाओ। देखो, हम तुम्हारे पास हैं। कोई गाड़ी नहीं है, कोई तूफान नहीं है। तुम अपने घर में हो। राघव जी, ये पानी पीजिए, गहरी सांस लीजिए। क्या आपको फिर से वही पुराना एक्सीडेंट याद आ रहा है? जरा शांत हो जाइए। मुझे ऐसा लगता है कि उस रात कंस्ट्रक्शन साइट से लौटते वक्त मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। सिर्फ लैंडस्लाइड नहीं था, कोई और भी था वहां। मेरा दिमाग उस सच को पकड़ नहीं पा रहा है। मुझे डर लगता है संध्या, मुझे डर लगता है भारती, कहीं मैं फिर से तुम दोनों से दूर ना हो जाऊं। दीदी, इनका ये दर्द अब देखा नहीं जाता। हमें कल ही शहर के किसी बड़े डॉक्टर के पास इन्हें ले जाना होगा। इनकी याददाश्त का ये बोझ इनके दिमाग को अंदर से खोखला कर रहा है। मौसम ने अचानक करवट बदली। दोपहर के समय ही आसमान में ऐसे काले और डरावने बादल घेर आए मानो रात हो गई हो। तेज ठंडी हवाएं चलने लगीं और कड़कती बिजली ने 2 साल पुराने उस मंजर की याद दिला दी जब राघव पहली बार लापता हुआ था। राघव, तुम इस मौसम में बाहर कहाँ जा रहे हो? देखो तो सही, कैसा भयानक तूफान आ रहा है। 2 साल पहले भी ऐसा ही मौसम था। मैं तुम्हें आज बाहर नहीं जाने दूंगी।
संध्या, समझने की कोशिश कर। हमारे खेत के पास जो बांध है उसमें दरार आ गई है। अगर इस भारी बारिश में वो बांध टूट गया तो पूरे गांव की फसल बर्बाद हो जाएगी और पानी घरों में घुस जाएगा। गांव के सभी पुरुष वहां जा रहे हैं। मैं घर पर हाथ धरकर कैसे बैठ सकता हूँ? नहीं राघव जी, दीदी सही कह रही हैं। मेरा दिल बहुत बुरी तरह घबरा रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये तूफान हमें बर्बाद करने आया है। प्लीज मत जाइए, हम हाथ जोड़ती हैं आपके सामने। तुम दोनों इतनी कमजोर कब से हो गई? मैं गांव की रक्षा के लिए जा रहा हूँ। तुम दोनों घर के अंदर रहो और बच्चों का ख्याल रखो। मैं वादा करता हूँ मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा। राघव खेतों की तरफ जाने के लिए तूफानी बारिश में बाहर तो निकल पड़ा, लेकिन उसका दिमाग अतीत और वर्तमान के ताने बाने में उलझा हुआ था। सिर का भयानक दर्द और बिजली की गड़गड़ाहट उसके कानों में चीखें बनकर गूंज रही थी। अचानक एक जोरदार बिजली कड़की और राघव चक्कर खाकर कीचड़ में गिर पड़ा। गांव के 2 किसान दौड़ते हुए आते हैं और राघव को उठाकर घर लाते हैं। संध्या और भारती बदहवास होकर उसे बिस्तर पर लिटाती हैं। भारती उसके सिर पर पट्टी रखती है। कुछ देर बाद राघव की आंखें खुलती हैं। संध्या, आरुषि की माँ, मुझे सब याद आ गया। उस रात जब मैं शहर से लौट रहा था, पहाड़ी रास्ते पर लैंडस्लाइड हुआ था। मेरी गाड़ी खाई में जा गिरी थी। राघव, तुम मुझे पहचान रहे हो? तुम्हें सब याद आ गया? और भारती, तुमने मुझे उस हादसे के बाद बचाया था। अगर तुम और तुम्हारे पिता ना होते तो मैं उसी दिन मर गया होता। भगवान ने मेरे साथ क्या खेल खेला है। मेरी दोनों दुनिया मेरे सामने खड़ी है। राघव की याददाश्त लौटने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई, लेकिन खुशियों की जगह एक नई उलझन ने जन्म ले लिया। गांव के सरपंच और बड़े बुजुर्ग चौपाल में इकट्ठा हुए। उनका मानना था कि चूंकि राघव की पहली पत्नी संध्या जिंदा है, इसलिए धर्म और कानून के हिसाब से भारती का अब इस घर और गांव में कोई हक नहीं है। राघव, ईश्वर की कृपा है कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई और तुम्हारा परिवार पूरा हो गया। लेकिन समाज के कुछ नियम होते हैं। संध्या तुम्हारी पहली और कानूनी पत्नी है। भारती ने अनजाने में तुमसे शादी की थी, लेकिन अब सच सामने आने के बाद भारती का यहाँ रहना गलत है। भारती को ये गांव छोड़कर जाना होगा। सरपंच जी, ऐसा मत कहिए। मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। मेरा इस विशाल दुनिया में इस मासूम बच्चे के सिवा कोई नहीं है। मैं अपनी छोटी से बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझे थोड़ा सा आश्रय दे दीजिए। मैं एक कोने में पड़ी रहूंगी। नियम तो नियम होता है बहू। 2 पत्नियां एक साथ एक घर में नहीं रह सकती। तुम्हें आज ही ये गांव छोड़ना पड़ेगा। सरपंच जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पकड़ती हूँ, लेकिन भारती को इस गांव से मत निकालिए। जब मेरा सुहाग उजड़ चुका था और मैं जिंदा लाश बनी हुई थी, तब इसी भारती ने मेरे पति की सेवा की थी, उन्हें नई जिंदगी दी थी। अगर आज ये बेसहारा होकर दर दर भटकेगी तो उस पाप की भागीदार मैं भी बनूंगी। लेकिन संध्या, तू ये क्या कह रही है? ये तेरे हक का बंटवारा करेगी। लोग क्या कहेंगे? भाड़ में जाए ऐसा समाज और लोग जो धर्म एक मासूम औरत और उसके 3 साल के बच्चे को सड़क पर फेंक दे। मैं ऐसे धर्म को नहीं मानती। भारती मेरी सौतन नहीं, मेरी बहन है, मेरी सबसे अच्छी सहेली है। इसने मुझे मेरा खोया हुआ सुहाग लौटाया है। अगर भारती इस गांव से जाएगी तो मैं और मेरी बेटी आरुषि भी इसके साथ ही घर छोड़कर चले जाएंगे। संध्या के इस त्याग और निडरता ने चौपाल में सन्नाटा ला दिया। अपनी पहली पत्नी को अपनी दूसरी पत्नी के हक के लिए लड़ते देखकर राघव का सिर भी गर्व से ऊंचा हो गया। सरपंच जी, अगर कोई गुनहगार है तो वो ये वक्त है या न हो। इन दोनों औरतों ने सिर्फ त्याग किया है। भारती ने मुझे तब संभाला जब मैं कुछ नहीं था, और संध्या ने मुझे तब स्वीकार किया जब मैं सब कुछ भूल चुका था। मैं अपनी इन दोनों जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटूंगा। संध्या जो कह रही है वही मेरा अंतिम फैसला है। हम तीनों साथ रहेंगे, वरना हम तीनों ही ये गांव छोड़ देंगे।
अधर्म वहां होता है जहां नफरत हो, लेकिन जहां दो औरतें एक दूसरे के सम्मान के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हों, वहां कोई पाप नहीं हो सकता। संध्या बेटी, तेरी इस महानता ने आज हमारी आंखें खोल दी। भारती अब कहीं नहीं जाएगी, वो इसी गांव की बहू बनकर राघव और तुम्हारे साथ रहेगी। पंचायत के इस फैसले के बाद गांव का नजरिया पूरी तरह बदल गया। जो लोग कल तक बातें बनाते थे, आज वे संध्या और भारती की मिसाल देने लगे। घर में खुशियां लौट आईं, राघव खेतों में मेहनत करता और दोनों सहेलियां मिलकर घर, रसोई और बच्चों को संभालती। दीदी, कभी कभी सोचती हूँ कि अगर उस दिन आपने मेरे लिए वो लड़ाई ना लड़ी होती तो आज मेरा और मेरे चिकू का क्या होता। आपने मुझे सिर्फ आश्रय नहीं दिया, मुझे एक बहन का प्यार दिया है। भारती, बार बार वो पुरानी बातें याद मत करो। तुम मेरी छोटी बहन हो। जब राघव की याददाश्त लौटी तो मेरे मन में एक पल के लिए डर आया था कि कहीं मेरी सहेली मुझसे दूर ना हो जाए। भगवान ने हमारी जोड़ी बनाई है, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। दीदी, हमारी किस्मत भले ही अजीब रास्तों से गुजरी, पर आज मेरा दिल पूरी तरह भरा हुआ है। हाँ भारती, किस्मत अधूरी तब तक थी जब तक हम अलग थीं। जब दो सहेलियां एक हो गई तो किस्मत अपने आप पूरी हो गई। और इस तरह एक पति की दो पत्नियों की कहानी समाज के तानों को जीतकर सहेलियों के प्रेम और त्याग की एक अमर गाथा बन गई।